सभी साथियों को नमस्कार। जैसा हम पहले कर रहे थे, भारत की राज्य व्यवस्था जिसमें हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उसकी पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से भारतीय राज्य व्यवस्था में जो बदलाव आए पीढ़ी दर पीढ़ी, समय के साथ अंग्रेज जो भी नियम कानून हमारे लिए लेके आए, उनका हमारी राज्य व्यवस्था पर किस प्रकार का असर है और किस प्रकार से उस वक्त लोगों की ज़िंदगी पर इसका असर पड़ा। तो हम पहुंच गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार का जो अधिनियम है 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये एक बहुत ही बड़ा लेंथी अधिनियम था जो भारत की राज्य व्यवस्था बनाने के मील का पत्थर साबित हुआ, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छा प्रयास था अंग्रेज़ों के द्वारा भारत को एक जिम्मेदार सरकार देने के रास्ते में। यह सबसे लंबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 321 धाराएं थी और इसमें 10 अनुसूचियां थी। लगभग एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक पूरा संविधान था अपने आप में, जिसका भारत के जब हमने अपना संविधान बनाया तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे संविधान पे था। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि 1/3 संविधान हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया है। तो इसकी मुख्य बातें क्या थी वो देख लेते हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा भारत को एक संघीय व्यवस्था में तब्दील करने की कोशिश की गई, जिसमें एक केंद्र सरकार होगी और उसके साथ राज्य सरकारें होंगी, जिसमें हम ये कह देते हैं कि राज्य होंगे और उसकी रियासतें होंगी। और इन राज्यों और रियासतों के बीच शक्तियों का बंटवारा मतलब कौन किस पे नियम कानून बनाएगा, इसका बंटवारा भी बड़े सही तरीके से इन्होंने चरणबद्ध तरीके से इन्होंने किया। जैसे 3 सूचियों में बांट दिया उनको। पहली संघीय सूची थी जिसमें 59 सब्जेक्ट्स थे, दूसरी राज्य सूची थी जिसमें 54 सब्जेक्ट्स थे और तीसरी संवर्ती सूची थी जिसमें 36 सब्जेक्ट्स थे। और इसके बाद हम जैसे आज भी हम पढ़ते हैं, आज भी हमारे संविधान में हम देखते हैं तो ये संविधान में यूं का यूं प्रावधान ले लिया गया, सिर्फ सब्जेक्ट्स 2 थे वो थोड़े बहुत बदल दिए गए थे। इसके बाद अवशिष्ट शक्तियाँ आती हैं जिनको हम ये कह देते हैं कि ऐसी शक्तियाँ जो ऊपर बताए गए 3 विषयों में नहीं आई और बच गई, तो वो सारी की सारी शक्तियाँ जिसको अवशिष्ट शक्तियाँ या रेजिडेंशियरी पावर जिसको कह देते हैं वो वायसराय को दे दी गई थी। इसमें मुख्य बात ये है कि यह संघीय ढांचा जो 1935 में अंग्रेज़ों ने हमें दिया था यह कभी भी अस्तित्व में नहीं आया। इसका कारण ये था क्योंकि देशी रियासतों ने इसको नहीं माना और भारत का जो संघ था 1935 में जो इन्होंने बनाने की कोशिश करी थी वो नहीं बन पाया। दूसरा, इस एक्ट के द्वारा जो राज्यों में प्रांत कह देते हैं उनको, हिंदी में जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज पढ़ते हैं उसमें प्रांत मिलेगा आपको। तो राज्य में जो दोहरा शासन था, द्वैध शासन था, उसको समाप्त कर दिया गया और राज्यों को अनोटमी दे दी गई। अनोटमी का मतलब अटोनमी का मतलब होता है स्वायत्ता, शक्ति। राज्यों को शक्ति प्रदान कर दी अपने शासन करने की। अब राज्य सरकार अपने संबंधित विषयों पर अपनी विधानसभाओं में, विधान परिषदों में मंत्रियों की सलाह से काम कर सकते थे, कानून बना सकते थे। यह व्यवस्था जो है 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे दोबारा समाप्त कर दिया गया। किन्हीं कारणों से, दूसरे विश्व युद्ध की वजह से इसको दोबारा समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद इस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार के 11 राज्यों में, उस वक्त 11 राज्य थे, उनमें से 6 राज्यों में 2 सदनीय व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। इनमें से मुख्य राज्य थे बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। इनमें 2 सदनीय विधानसभा। और अब आप देखेंगे एक राज्यों में क्या होती है कि राज्यों में विधानसभा होती है। अब भी हमारे पास ये सिस्टम यूं का यूं चला हुआ है। हमारे यहाँ 2 सदन हैं राज्यों में भी, 6-7 राज्य हैं जो यहाँ हैं, वही वहाँ पर भी लगभग वैसे ही सेम कुछ बदलाव के साथ 2 सदन हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो इसके अगला पॉइंट आ जाता है, इस अधिनियम के द्वारा दलितों को, महिलाओं को, मजदूर वर्ग को अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार, जो पहले उन्होंने मुस्लिमों के लिए किया था, सिखों के लिए किया था, वो बढ़ाकर अब इस एक्ट के द्वारा दलित जातियों को दे दिया गया, महिलाओं को दे दिया गया, मजदूर वर्गों को दे दिया गया।
और इस एक्ट के द्वारा मताधिकार का भी विस्तार किया गया, मतलब वोट डालने के लिए लोगों की संख्या का भी विस्तार किया गया। जैसे पहले इतने वो लोग वोट नहीं डाल सकते, लेकिन अब कुल जनसंख्या का लगभग 10% हिस्सा वोट डालने का अधिकार उनको मिल गया था। इस एक्ट के द्वारा देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए, मतलब देश की इकोनॉमी पर नियंत्रण करने के लिए, पैसे पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई इस एक्ट के द्वारा। इस एक्ट ने नेक्स्ट पॉइंट है, इस एक्ट ने न केवल संघीय लोक सेवा आयोगों की स्थापना की, बल्कि राज्यों के लिए भी अपना अपना एक लोक सेवा आयोगों की स्थापना करने का इस एक्ट के द्वारा काम किया गया था। इस एक्ट द्वारा एक संघीय न्यायालय बनाया गया जो 1937 में जिसकी स्थापना की गई। तो ये कुछ इसके मुख्य बातें थी। वैसे तो ये एक्ट सब बहुत लंबा है, सबसे लंबा सबसे लेंथी एक्ट है, लेकिन इसकी कुछ मुख्य बातें थी जिनका इम्पैक्ट भारतीय संविधान पर हम साफ साफ देखेंगे जब हम भारतीय संविधान के बारे में बात करते हैं कि भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत क्या हैं या मुख्य बिंदु क्या हैं, हमने कहाँ से अपना संविधान बनाया। तो हम इस बारे में देखते हैं। तो हम देखते हैं 1935 के एक्ट में और आज के हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो अब अंग्रेज़ों ने डिसाइड कर लिया था कि भारत को हम आज़ाद करेंगे दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 तक हम भारत को आज़ाद कर देंगे और ब्रिटिश शासन जो है वो समाप्त हो जाएगा भारत से, और भारत की जो सत्ता है, भारत का जो राज है, वो हम भारत के लोगों को सौंप देंगे। अब इस बात का मुस्लिम लीग ने विरोध किया, क्योंकि मुस्लिम लीग के लोग चाहते थे कि भारत की आज़ादी के साथ साथ मुसलमानों को भी अपना एक अलग देश मिले। और इस बात को देखते हुए 3 जून 1947 को वायसराय उस वक्त के जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की बात कही और मुस्लिम लीग के लोगों ने और कांग्रेस ने इसको मान लिया, और इसको ही माउंटबेटन योजना कहते हैं, माउंटबेटन प्लान। अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि माउंटबेटन प्लान क्या है, तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो उस वक्त भारत के वायसराय थे और बाद में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, तो जो योजना पेश की भारत के विभाजन की, जिसमें भारत और पाकिस्तान बनेंगे, तो उसको ही माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, जैसे मैंने आपको बताया, स्वीकार कर लिया और भारत का विभाजन तय हो गया। और इसकी मुख्य बातें इस प्रकार से थी। देखो, इसने इस अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश राज समाप्त हो गया 15 अगस्त 1947 को, और भारत एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसके द्वारा भारत को 2 स्वतंत्र राज्यों में बदल दिया गया, या डोमिनियन कह लो उसको, एक जिसका नाम है भारत और दूसरे का नाम पाकिस्तान। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर दोनों देशों के लिए, भारत और पाकिस्तान के लिए, गवर्नर जनरल के पद को बढ़ाया गया। और यह गवर्नर जनरल बनाने किसने थे? ये नए स्वतंत्र देशों की कैबिनेट की सलाह सिफारिश पर ब्रिटेन की रानी को इसकी ताजपोशी करनी थी नए गवर्नर जनरलों की। और इन गवर्नर जनरलों पर एक बात इंपॉर्टेंट ये है, इन गवर्नर जनरलों पर ब्रिटेन की रानी का कोई अधिकार नहीं था, या इसके दबाव में ये काम नहीं करेंगे, स्वतंत्र थे अपने आप में। और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय रियासतों को यह भी स्वतंत्रता दी गई कि आप भारत में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या फिर आप स्वतंत्र रह सकते हैं। और इस प्रोविज़न का भारत को कहीं ना कहीं खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जैसे हम आज देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो समस्या वो इसी प्रोविज़न की वजह से है। और हम देखते हैं कि जो हमारे हैदराबाद की रियासत है, या हम देखते हैं गुजरात में जूनागढ़ की रियासत है, और या जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण में सरक्रीक की समस्या है, वो भी इसी पॉइंट की वजह से पैदा हुई हैं। क्योंकि ये पॉइंट उस वक्त क्लियर नहीं था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के जाएंगे, बहुत कहते थे कि हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। तो ये पॉइंट उस वक्त ज़्यादा क्लियर नहीं, और जिसका फ़ायदा देसी रियासतों ने उठाया और पाकिस्तान ने भी इसका फ़ायदा उठाया। इसके बाद इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस वक्त वायसराय थे, उनको भारत का स्वतंत्र भारत का क्वेश्चन आ जाता है, बदल के आ जाता है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया इस अधिनियम के द्वारा। अब भारत आज़ाद हो जाता है। आज़ाद हो जाता है तो 1946 से सरकार हमारी बन जाती है। उन्होंने, जब हमारी संविधान सभा बनी
तो हम अंतरिम सरकार उसको कहते हैं। तो अंतरिम सरकार में कुछ मुख्य जिम्मेदारियां थी, कुछ मुख्य पद थे, वो किन किन लोगों के पास थे, इस बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने और उनके पास उपाध्यक्ष का भी पद था, राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले भी उनके पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उनके पास था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे और सरदार बलदेव सिंह जो थे वो रक्षा मंत्री थे उस वक्त के। CH बाबा कार्य खान और ऊर्जा मंत्री थे और लियाकत अली खान उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। अब्दुल रब निस्तार जो थे वो डाक और वायु से संबंधित मंत्रालय के मंत्री थे। आसफ अली रेलवे और परिवहन के मंत्री थे। C गोपालाचारी शिक्षा और कला के मंत्री थे। उन दिनों में शिक्षा और कला का विभाग होता था, जैसे आज नहीं है ना। शिक्षा और कला के मंत्री थे आसफ अली, C गोपालाचारी। I चंद्रीगर ये वाणिज्य मंत्री थे, कॉमर्स मिनिस्टर थे। और इसके बाद आ जाता है गजनफर अली खान, ये स्वास्थ्य मंत्री थे उन दिनों। और जोगेंद्र नाथ मंडल ये कानून मंत्री थे उन दिनों में। तो हम देखते हैं कि ये कुछ मुख्य मंत्री थे उस वक्त। इनमें से एक दो क्वेश्चन अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आप इसमें इंडियन पॉलिटी में ये क्वेश्चन आप देखते हैं। ये थे हमारे अंतरिम सरकार के, इंटरिम गवर्नमेंट के। अब स्वतंत्र भारत के जो मंत्रिमंडल था उसमें किसको कौन कौन सी जिम्मेदारी मिली थी, ये एक छोटा सा पॉइंट है इसमें। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री थे, वैज्ञानिक और शोध के मंत्रालय भी उनके पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय उनके पास था, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उनके पास था और एक राज्यों के मामले उनके पास थे कि किस प्रकार से राज्यों को, देशी रियासतों को भारत में मिलाना है, वो उस वक्त की बात आप देखते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा के मंत्रालय उनके पास था। जॉन डॉक्टर मथई रेलवे और परिवहन उनके पास था। R.K. शरणपुरम शेट्टी उनके पास वित्त मंत्रालय था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पास विधि मंत्रालय था, जिसको हम आज लॉ मिनिस्टर कह देते हैं, कानून मंत्रालय उनके पास था। जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय था। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय था। कुमारी अमृत कौर, देखिए पहली महिला मंत्री की हमारे यहाँ एंट्री होती है। कुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास था। CH भाभा वाणिज्य मंत्री थे और रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्रालय उनके पास था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका नाम आजकल आप बहुत सुनते हैं बीजेपी में। नरहर विष्णु गौडगिल ये कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन दोनों डिविजन्स में से आपके पास एक आध क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाता है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन आपको हो जाता है अगर आप इसकी एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें तो आज हम इसको चैप्टर को समाप्त करते हैं, जिसमें हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। अब हम आगे करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें संविधान सभा कैसे बनी, कैसे काम किया उसने और किस प्रकार से आगे का भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया पूरी हुई। थैंक यू।